लेकिन शुरुआत करेंगे विशेष बुलेटिन के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं ऋतु वर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है और आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली, गुजरात, यूपी, त्रिपुरा समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने गिनाई विभिन्न उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और देश की सुरक्षा का किया जिक्र। कहा, देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ जुटे हैं देशवासी। राजस्थान के टोंक में दर्दनाक हादसा, बनास नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत। इलाके में अफरा तफरी, सीएम भजनलाल ने जताया दुख। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 66 गिरफ्तार, खुफिया सूचनाओं पर आधारित विशेष अभियान के तहत की गई बड़ी कार्रवाई। और चिलचिलाती गर्मी से जनजीवन प्रभावित, देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्से में ऑरेंज अलर्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। 11 वर्षों की यह यात्रा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर जारी है। इन वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी जानकारी देने के लिए एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा और समर्पण के साथ देश की सेवा की है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है। विश्वास दिया है, जो मेहनत किया है अभी तक उससे ज्यादा और मेहनत आने वाले इस 4 साल में काम करके जो देश के सेवा में और डेडिकेशन का काम करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को और मिनिस्टर्स को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है। आने वाले दिन में उसका रिजल्ट और पूरा देश के सामने दिखेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये शुरुआत किया था कोविड के समय में। जब कैबिनेट में ये बात आया, पहली बार 2 लाख करोड़ जाएगा। अगर इतना 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री में पहुंचाना है तो मोदी जी ने मेहनत करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा था, खाना तो हमारा यहाँ सफिशिएंट हो गया, चावल, धान। तो ये कैबिनेट में जब चर्चा हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कुछ भी करना है मगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोना चाहिए, हम ये स्कीम लागू करेंगे। और कैबिनेट में आया और हम लोगों ने इसको पारित किया और आज गांव तक पहुंच रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं। ये पीएम मोदी के ईमानदार और समर्पित प्रयासों का ही नतीजा है कि पूर्वोत्तर अब तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। To make Northeast one of the leading important kind of zone for the entire country, and ultimately Honorable Prime Minister has given very clear direction that in the near future Northeast must be the important hub of the entire Southeast Asia. So this is the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi. This is the support, and ultimately every Council of Ministers visited this region more than 800 times, and Honorable Prime Minister himself visited more than 70 times. So this reflects his earnest effort and also his honest effort for the growth of Northeast.
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि 11 साल की स्थिर सरकार की वजह से देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कैन से दिस इज द युग प्रवर्तक 11 साल है, जहाँ तक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी, इससे आधार पर ग्रोथ अच्छा हुआ है, जीडीपी वगैरह। जीडीपी अच्छा हो इसलिए डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, डेवलपमेंट अच्छा हो इसलिए प्रॉस्पेरिटी हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुआ है इसलिए वेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ है। और पॉलिसी पैरालिसिस एक कॉमन चीज बन गया था देश में। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ये पॉलिसी पैरालिसिस हमने पूरा खत्म कर दिया। इसी क्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों और नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने नई पहचान बनाई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिछले 11 साल के महत्वपूर्ण कार्यों का बखान किया, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। वहीं त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को भारतवासियों के लिए अमृतकाल बताया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यह केवल 79,000 रुपये थी, 79,000 थी, और आज यह बढ़कर के लगभग 2.5 लाख हुई है। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, ये सचमुच पूरा भारतवासी के लिए अमृतकाल है। और जिस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह स्कीम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया, देश को शक्तिशाली बनाने में, महिला को एम्पावरमेंट बनाने के लिए, और सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका जिस तरह उन्होंने प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल से गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा आने वाले दिन। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने शुरू से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। राम मंदिर का फैसला भी लागू करके दिखाया। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार,
भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टीकरण की बातें सामने आती थी। लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई। केंद्र सरकार के कार्यों को यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज़्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में हर घर जल हो या अन्य विकास के कार्य, सरकार हर मोर्चे पर लेह में विकास कार्य कर रही है। एक निर्णय लद्दाख कर चुका है और वो ये है कि लद्दाख विकास के पाथ पर है। इसीलिए अगर आप डिस्पैशनेटली, बिना बायस के हिसाब से, बिना पिक एंड चूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी जनता जो है वो मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। भले वो जल जीवन मिशन हो गया, हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। 70 साल तक आप लद्दाख के अंदर क्यों नहीं सोचा गया था कि घर घर तक पानी पहुंचाना चाहिए। और क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास का काम जो है रुका है, विकास का काम चल रहा है और विकास के काम के अंदर फीडबैक भी लिया जाता है और उसको और तेज गति से बेहतर करने के लिए इंप्रूव किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक्स संदेश में लिखा कि पिछले 11 वर्ष में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। ये देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजस्थान के टोंक में बनास नदी में नहाने गए 8 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना बनास नदी के पुराने पुल के पास की बताई जा रही है। कुछ बच्चे बनास नदी में नहाने गए थे, तभी वे नदी की गहराई में पहुंच गए और अचानक सभी डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टोंक जिले में स्थित बनास नदी में युवकों के डूबने से हुई मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को त्वरित रूप से बचाव और राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति दे। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 13 में आज सुबह एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई लोग आनन फानन में बिल्डिंग से नीचे भागने लगे। फिर कई इसकी चपेट में 3 लोग आ गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पिता और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 35 वर्षीय यश यादव और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग के भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों में लगातार प्रगति और विकास की दिशा में भारत की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से एकजुट मुकाबला करने पर विशेष जोर दिया।
डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत बेल्जियम साझेदारी और सुरक्षा के लिए साझा लक्ष्यों की सराहना की। A lot of things are happening in the world, particularly in respect of Europe itself, and there is much sharper interest in Europe to build ties, stronger ties with India. I think part of it is the direction in which the world is going. There is an increasing sense that, look, all countries, I mean, in a way, you know what, we used to speak about Atmanirbhar Bharat. I think there is also Atmanirbhar Europe now in the making. They realize that, look, many of the problems of Europe have to be addressed by Europe itself, that they have to stand more on their own feet, and therefore they also need more friends. They need stronger relationships with other countries. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे। साथ ही एफएसडीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शामिल हुए। इसके अलावा डीएफएस, सेबी और अन्य संस्थाओं के अधिकारी भी शामिल रहे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।